नमस्ते बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग नादान दोस्त पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम उसी पाठ का यानी कि हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक के तीसरा पाठ नादान दोस्त में दिए गए भाषा की बात यानी कि व्याकरण पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में कुल 4 व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं और चारों अलग अलग व्याकरण विषय से जुड़े हैं। आइए देखते हैं कि इस बार हम कौन कौन से व्याकरण विषय पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले सर्वनाम के बारे में और विशेषतः पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पहला प्रश्न का हल निकालने में मदद मिल सके। और हम देखेंगे विशेषण जो हम पहले दोनों पाठ में पढ़ते आ रहे हैं और इस पाठ में खास तौर पर गुणवाचक विशेषण प्रश्न दिया गया है। तीसरा विषय है क्रिया विशेषण और उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर विशेष ध्यान देंगे। और हमारा अंतिम प्रश्न है विराम चिन्ह। तो देख लेते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और विराम चिन्ह और इन्हें समझ भी लेते हैं। सर्वनाम। बच्चों, नाम से ही पता चलता है ना, सर्व मतलब सब। तो क्या हुआ? सबका नाम हुआ, है ना। तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं। अब परिभाषा देखिए। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वे हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। जैसे मैंने कहा, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कोई बात व्यक्त करते हैं उसमें 3 पात्र अवश्य होंगे। वे हैं विषय को बोलने वाला, उसे सुनने वाला और जिसके बारे में बात होती है। और हम जो शब्द इन तीनों के लिए प्रयोग करते हैं वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपर्युक्त उदाहरण में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों, मैंने कहा कि हर बात व्यक्त करने में 3 पात्र अवश्य होंगे। तो उस हिसाब से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। वे हैं उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो सबसे पहले आते हैं वे जो बात को व्यक्त करते हैं यानी कि बोलने वाले। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। ये कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारे पुस्तकें भीग गईं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। यहाँ मैं, हम, मैंने, हमारी शब्दों को बोलने वाले अपने लिए प्रयोग करता है, इसलिए ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। दूसरा श्रेय जाता है सुनने वाले को। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। तो बच्चों, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। बच्चों, यहाँ
तुमने, तुम, तुम्हारे, तू, तुमसे शब्दों को बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए प्रयोग किया है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। अब बताइए, अगर कोई विषय ही नहीं है तो बोलने वाला सुनने वाला से किसके बारे में बात करेगा? तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके बारे में बात हो रही है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोका मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाए। तो यहाँ वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न क्या है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो बच्चों, आपको क्या करना है? दिए गए वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनामों को ढूंढकर रेखा खींचनी है और ये भी लिखना है कि वे किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब फिर से देखेंगे विशेषण। वैसे हमने पहले दोनों पाठ में परिभाषा और प्रकार पढ़ चुके हैं, तो सीधा जाते हैं गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करें। उदाहरण है, वह एक अच्छा आदमी है। इससे आदमी के गुण के बारे में पता चलता है। काला टोपी, लाल रुमाल, इससे रंग पता चलता है। उसका चेहरा गोल है, इसमें आकार पता चलता है। भूखे पेट वजन नहीं होता, इसमें अवस्था पता चलता है। गुणवाचक विशेषण को आप कैसे पहचानेंगे? विशेष्य के साथ कैसा या कैसी प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो है गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए पहला वाक्य लेते हैं, आदमी कैसा है? अच्छा आदमी है। तो यहाँ अच्छा गुणवाचक विशेषण है। अब प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। आपको 4 गुणवाचक विशेषण लिख के उनसे वाक्य भी बनानी है। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषण, मतलब ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण, हिरन तेज भागता है। यहाँ भागता क्रिया है। तेज से उस क्रिया का विशेषता पता चलता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण के भेद हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें से आज हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानेंगे कैसे? अगर आप क्रिया से कैसे या किस प्रकार जैसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको जो उत्तर मिलता है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, पीटी उषा तेज दौड़ती है। इसमें दौड़ी क्रिया है। अगर आप क्रिया से कैसे प्रश्न पूछेंगे तो कैसे दौड़ी? तेज दौड़ी। तो यहाँ तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें बताती है कि क्रिया कैसे हो रही है। अब प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। कर वाले शब्द हमेशा क्रिया से ठीक पहले आते हैं। बच्चों, इन्हीं 5 रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों मतलब झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, इन 5 शब्दों से आप भी 5 वाक्य बनाइए। विराम चिन्ह, जिन्हें हम अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। विराम क्या होता है? रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में अर्थ और भाव को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। लिखित भाषा में इस रुकाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह को प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता। दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन दोनों 2 विपरीत अर्थ देते हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम यानी कि कमा लगा के वहाँ रोकने के लिए कहा गया है। तो अर्थ होता है कि किसी को रोकने को और जाने नहीं देने का अर्थ मिलता है। जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगा के वहां रोकने के लिए कहा जाता है, तो अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ मिलता है? रोकना मत, जाने दो। तो वाक्य को पढ़ने में और अर्थ समझने के लिए विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। जो पंक्चुएशन मार्क्स आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में, वही यहाँ हिंदी भाषा में कैसे बोले जाते हैं देखिए। आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ लगानी चाहिए ये भी थोड़ी बहुत आती होगी, है ना? आइए देखते हैं वे क्या क्या है, उन्हें कैसे कहाँ प्रयोग करना है। फर्स्ट वन इज अल्प विराम। इसे अंग्रेजी में कमा कहते हैं। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं व्यक्तियों को अलग अलग करके दिखाना हो तो यहाँ क्या प्रयोग करते हैं हम?
अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम सेमीकोलन, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना है तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग लगाया जाता है। और पूर्ण विराम, इसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जहां तक बात पूरी हो जाती है, वाक्य समाप्त हो जाता है, वहां पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगाया जाता है। उपविराम मीन्स कोलन, जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क, आप जानते हैं ना, वही। इन्हें कहाँ प्रयोग करते हैं? सोचिए। आश्चर्य, करुणा, भय, हर्ष आदि प्रकट करते समय इसका प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, बातचीत में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो तब वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। कोष्टक, कोष्टक मतलब ये ब्रैकेट होते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। ये वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह यानी कि हाइफन, इसे क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। दो शब्दों के बीच के संबंध प्रकट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? हाइफन यानी कि योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। ये किसी की कही हुई बातों को उसी तरह प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। लाघव चिन्ह अब्रिविएशन साइन, जब हम किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं, तब उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य जैसा ये लगाव चिन्ह लगाते हैं। आदेश चिन्ह यानी कि साइन ऑफ फॉलोइंग, किसी विषय को क्रम से लिखना है तो विषय क्रम व्यक्त करने के लिए इसे हम प्रयोग करते हैं। रेखांकन चिन्ह मीन्स अंडरलाइन, जस्ट अंडरलाइन इट इज। वाक्य में कुछ महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित किया जाता है, तब ये अंडरलाइन करते हैं हम। लोप चिन्ह मीन्स मार्क ऑफ ओमिशन, वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है, तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। नीचे एक अंश सत्याग्रह कहानी से दिया गया है, वो पढ़ेंगे। उसी समय एक कोमच्छे वाला जाता दिखाई दिया, ऐसे होता है कुछ। अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, आज हम कौन कौन से विषय देखा है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और विराम चिन्ह। इसके साथ दिए गए कार्यपत्र को सोच विचार कर हल करना। धन्यवाद बच्चों।